बहुत सारे क्लाइंटों से जब हमारी बात होती है तो वो उनका डायरेक्ट क्वेश्चन ये रहता है कि सर आपकी सिंगल रोल बॉडी की कैपेसिटी क्या है, जबकि मैं अगर उन्हें थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूँगा तो मैं उसमें बताता हूँ कि सर सिंगल रोलर मिल की कैपेसिटी हम लोग नहीं डिसाइड इसलिए करते क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट ना कमोडिटीज़ होती हैं, और जो हम फ्लावर मिल लगाते हैं बेसिकली वो हम लगभग लगभग पूरा का पूरा प्लांट लगा के देते हैं, तो हम कैपेसिटी उनको डिसाइड करते हैं कि हमारे जो पूरे प्लांट की कैपेसिटी हम देते हैं बेसिकली। उनका अपोजिट से क्वेश्चन आता है सर नहीं हमें रोलर मिल की कैपेसिटी जाननी है, सिंगल रोलर मिल की। नहीं, आप बिल्कुल सही प्रिंस जी, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। आप एक सिंगल रोलर मिल की कैपेसिटी डिफाइन नहीं कर सकते, आप सेट ऑफ मशीन्स का, जिसमें रोलर मिल्स भी आ गए, प्यूरिफायर्स भी आ गए, प्लांट शिफ्टर्स भी आ गए, न्यूमेटिक्स भी आ गई, आपके एंटोलेटर्स भी आ गए, ये सब मशीनों को मिलाकर आप प्लांट की कैपेसिटी डिफाइन कर सकते हो, रादर देन कि आप किसी एक पर्टिकुलर मशीन की, चाहे रोलर मिल हो चाहे प्लांट शिफ्टर हो, आप एक सिंगल मशीन की कैपेसिटी डिफाइन नहीं कर सकते। हाँ, अगर कोई ये बोले कि भाई फर्स्ट ब्रेक पर मेरा कितना मटेरियल गेहूं चला जाएगा या रोलर मिल कितना गेहूं इनटेक कर सकती है फर्स्ट ब्रेक पे, तब शायद आप बोल पाओ कि साहब मेरा एक रोलर मिल 6 टन या 7 टन, 60 कुंटल या 70 कुंटल घंटे का ले पाती है। लेकिन आगे की जितनी भी कैपेसिटीज है, अगर वो आपने फर्स्ट ब्रेक पे तो 60-70 कुंटल ले लिया, लेकिन आगे की मशीन्स उतनी कैपेसिटी की या इस हिसाब से डिजाइन नहीं है, नंबर ऑफ मशीन्स कि वो 60-70 कुंटल जो आपने फर्स्ट ब्रेक में पीसा, उसका जो मटेरियल निकला उसकी पिसाई करने के लिए, छनाई करने के लिए आगे की मशीन्स सफिशिएंट नहीं है। तो आपकी 60 या 70 कुंटल की कैपेसिटी फर्स्ट ब्रेक पर कोई मायने नहीं रखती जी। फर्स्ट ब्रेक पे जो आपने कर लिया उसको साथ में आगे भी मशीन्स होनी चाहिए उसको सब लोड को डिवाइड करने के लिए, क्योंकि लोड डिस्ट्रीब्यूशन नाम की एक चीज होती है जिस फ्लावर मिल में, वो बहुत इंपॉर्टेंट आ जाती है नंबर ऑफ मशीन्स पर जी। तो अब शायद क्लाइंट को पता लग गया होगा कि हम सिंगल रोल बॉडी की कैपेसिटी को डिसाइड नहीं कर सकते, कोई भी टोटल प्लांट की कैपेसिटी को डिसाइड करते हैं। बल्कि चक्की में आप शायद डिजाइन कर आप डिफाइन कर सकते हो कि मेरी एक 30 इंच की चक्की, फॉर एग्जांपल 30 इंच की चक्की मोटे आटे के लिए इतनी कैपेसिटी देगी घंटे की, या फाइन आटे के लिए इतनी कैपेसिटी लेगी। क्योंकि आपने ये देखा होगा कि जो चक्की आटा नॉर्थ साइड में चलता है वो थोड़ा मोटा चलता है, जो साउथ और ईस्ट साइड में चलता है थोड़ा पतला चलता है। तो वहां पे 30 इंच की एक चक्की हो सकता है, 30 इंच की एक चक्की आपको 450 किलो दे दे नॉर्थ में, और हो सकता है वही चक्की आपको साउथ में जहाँ पे फाइनर आटा चाहिए वहां पे वो 350-400 किलो ही, ये भी हो सकता है। तो चक्की के केस में आप थोड़ा डिफाइन कर सकते हो, रोलर मिल के केस में तो सेट ऑफ मशीन ही कैपेसिटी डिसाइड करेगी। ठीक है सर, तो इस सिलसिले में मेरा लास्ट सवाल आपसे ये रहेगा सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, लेकिन सर हम आजकल ना मॉडर्न टाइम में जैसे जैसे हम आगे बढ़ते चले जा रहे हैं तो हम अपने फ्लावर मिल प्लांट में ऑटोमेशन की बात कर रहे हैं, तो ये कहाँ तक सही है? आने वाले समय में ये ऑटोमेशन का क्या ना इम्पोर्टेंस ये होने वाला है? तो बहुत सारी चीजें हैं जिसपे लोग बात करते हैं कि नहीं हमें प्लांट में ऑटोमेशन चाहिए, तो उनको कैसे इस सिलसिले में प्रोसीड करना चाहिए फर्दर? आपका इस क्वेश्चन का पहला पार्ट था कि ऑटोमेशन से क्या फायदे हैं, ये पहला पार्ट था आपका। फायदे ये हैं, जैसे आपने अभी रोलर मिल के बारे में बताया कि आप ऐसी रोलर मिल्स बना रहे हैं जिसमें आप रोल्स के बीच की गैप को मेंटेन कर लेते हैं, वो भी एक ऑटोमेशन का पार्ट है। कि आपको मैनुअली जाके गैप चेक नहीं करनी, वो जो मैंने शब्द बोला फिलर गेज लगा के आपको चेक नहीं करना है, आपकी रोलर मिल ही वो गैप मेंटेन कर लेगी। तो वो भी एक पार्ट है ऑटोमेशन का। तो आपका मैनुअल इंटरवेंशन जो है, मैनुअल जो आपकी जरूरत है सुपरविजन की, वो थोड़ी कम हो जाती है, और क्योंकि ऑटोमेटिक है तो वो कंसिस्टेंसी ज्यादा अच्छी रह जाती है। तो सबसे पहला तो ऑटोमेशन में भी मैंने दो तरीके का की चीजों को अभी देखा हुआ है। एक तो सर इंडिविजुअल जो मशीनें होती है उसमें हम लोग ऑटोमेशन करते हैं, और एक प्लांट ऑटोमेशन करते हैं। ये कैसे इसको डिफाइन करना सही रहेगा? अगर आप प्लांट ऑटोमेशन की बात करते हैं तो मैं तो ये भी बोलूंगा कि आप प्लांट ऑटोमेशन तभी कर पाओगे जब आपकी कुछ मशीनें भी ऑटोमेटेड है। आप प्लांट को डायरेक्टली ऑटोमेट नहीं कर सकते, आपकी कुछ मशीनें ऐसी होनी चाहिए जो खुद ऑटोमेटिक है, जैसे आपकी रोलर मिल्स गैप मेंटेन कर रही हैं। ये ऑटोमेशन का पहली सीढ़ी समझ लीजिए आप। ऑटोमेशन में कई सारी चीजें हैं, जैसे रोल्स की गैप मेंटेन करना, आपके
आरपीएम को चेक करना, आरपीएम कम ज्यादा हो गया तो वो आपको अलार्म दे, वो भी एक पार्ट है ऑटोमेशन का। रोलर मिल एंगेजमेंट डिसएंगेजमेंट सिस्टम, एंगेजमेंट डिसएंगेजमेंट सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने सही बोला, क्योंकि अगर हम ऑटोमेटिक एंगेज और डिसएंगेज नहीं रखेंगे तो हमारी रोल्स की जो लाइफ है वो बहुत कम हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी कारण से मेरी एक रोलर मिल में कहीं चोकअप होने के कारण मटेरियल नहीं आ रहा है, लेकिन मेरे रोल्स एंगेज होके ही चल रहे हैं, तो वो जो रोल की प्रोफाइल है, ग्रूविंग प्रोफाइल या जो रिडक्शन सैंड ब्लास्टिंग प्रोफाइल है, वो खराब हो जाएगी। वो खराब होने से मेरा जो प्रोडक्ट प्रोफाइल है वो चेंज हो जाएगा। तो वो भी एक ऑटोमेशन का पार्ट है। प्लस कई जगह आप ऑटोमेशन में आपको सुपरविजन जनरली कम हो जाए, आपको बैठे बैठे एक जगह पर सारा का सारा आपका डेटा मिल जाए, प्लांट कैसा चल रहा है, क्या प्रोफाइल आ रही है प्रोडक्ट्स की, कैसे पैकिंग हो रही है, कितना मटेरियल आपने बना लिया 1 घंटे में या 24 घंटे में या 12 घंटे में। ये सब चीज़ें अगर आप अपने एक लैपटॉप पर या एक सिस्टम पर ले आते हैं तो आपके लिए ये सारा डेटा रखना बहुत आसान हो जाता है, मिल को कंट्रोल करना बहुत आसान और बहुत अच्छा हो जाता है, आपके प्लांट की एफिशिएंसीज बढ़ जाती है और आपकी अल्टीमेटली सेविंग शुरू हो जाती है। आपको ये लगता है कि ऑटोमेशन में आज मैंने कुछ पैसा लगा दिया, लेकिन मैं गारंटी दे सकता हूं कि ऑटोमेशन का लेवल जितना ज्यादा आप करेंगे उतना ज्यादा आपका उतना ही आपको फायदा होगा मनी टर्म्स में, पैसे के मामले में, और वो आप ऑटोमेटिकली रिकवर कर लेंगे कुछ समय में। तो ये थे हमारे 35 ईयर एक्सपीरियंस होल्डर पंकज मूना जी, जिनके साथ हमने इन सब टॉपिक्स को आपके सामने साझा किया। नेक्स्ट पॉडकास्ट में फिर मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू प्रिंस जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।